वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी सरल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में पीवी सर के मैथ के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं परीक्षा 4/12/2018 में हुई थी, शिफ्ट सेकंड में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों बिना किसी देरी के चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या कह रहा है। एक ट्रेन निरंतर गति से यात्रा करके 10.8 सेकंड और 11.4 सेकंड की गति से एक ही दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है। पहला व्यक्ति 4.8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति 6.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ट्रेन की गति पूछा है। देखिए दोस्तों, अगर ट्रेन किसी भी आदमी को पार करती है तो इसका मतलब वो अपनी लेंथ को पार करती है। जानते ही आप हो, बेसिक रूल है। तो ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले आप इसे पस करके बनाइए वीडियो, फिर उसके बाद से इसका सॉल्यूशन देखना। दोस्तों ट्रेन की जो स्पीड निकालनी, ट्रेन की स्पीड को मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ट्रेन की जो लेंथ है t मानते हैं। तो वो क्या करेगी, ट्रेन अपनी ही लेंथ को तय करेगी, सेम डायरेक्शन में। तो दोनों की स्पीडें घट जाती हैं। तो ट्रेन की स्पीड मान लीजिए t है, इसको इसी लेंथ को पार करने के लिए क्या करेगी वो, एक्स माइनस में पहले आदमी को कैसे पार कर रही हो, 10.8 सेकंड में। और चाल कितनी है पहले आदमी की, 4.8। तो 4.8 इसमें से घटा देंगे, मतलब इसी नेट स्पीड से अपनी लेंथ को पार करेगी कितने सेकंड में दोस्तों, 10.8 सेकंड में। आई होप आपको समझ आएगा। फिर दूसरे केस में क्या हो रहा है, अपनी लेंथ को पार करके नेट स्पीड इसमें क्या हो जाएगी दोस्तों, दूसरे आदमी की स्पीड क्या थी, 6.6। तो इसको पार करने में कितना समय ले रही है दोस्तों, इसे पार करने में ले रही है 11.4। ठीक है दोस्तों, बस हमें इसमें से x की वैल्यू निकाल लेनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्रॉस मल्टीपल गुणा कर देंगे। क्रॉस मल्टीपल है तो t इज इक्वल टू कितना जाएगा दोस्तों, हमारा हो जाएगा 10.8 ब्रैकेट बंद x माइनस में 4.8। ठीक है, ये हो जाएगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 11.4 और x माइनस में 6.6। ठीक है, ये जाएगा। बस इन दोनों समीकरणों को आप सोल्व कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसमें भी टी है, इसमें भी, तो टी को बराबर कर दीजिए। तो बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं इसको यहीं मिटा देता हूँ ना। देखिए ये वाली इक्वेशन बराबर, क्योंकि टी की वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से ताकि आसानी हो समझने में। देखिए अब देखिए ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, बस काट दो इसको। पॉइंट से पॉइंट कट गया दोनों साइड। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, 4 आएगा। फिर 5 से काटेंगे 5 आएगा, 7 आएगा। 3 से काटेंगे 3 एकम 3 आएगा। 3 8 24 होता है, 3 एकम 3 और 3 27 होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसको काटा, क्या 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 रह गया हमारे पास, हमारे पे 18। तो 18 को x गुणा करेंगे कितना जगह, 18x हो जाएगा। और इसको करेंगे तो कितना जाएगा, 18 मल्टीपल में 4.8। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये 19x आ जाएगा, क्योंकि 19 बचा ना। और इसको करेंगे तो 19 मल्टीपल में 6.6। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। बस इस समीकरण को सोल्व कर दो। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो ये माइनस में, ये वाला माइनस में, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे साइड में इसको सोल्व करेंगे। 48 और ये 18 को, तो 8 64 का 4 से लगा 6, 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 32 और 6 38, 38 का 38 लिख देंगे, 8 का 8 और ये 4 का प्लस करेंगे तो 4, 8 8 16 का 6 से लगा 1, 7 और 1 8, 800 माइनस में हो गया ये हमारा, हाँ 864। और ये दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हमने सोल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे 19 वाले को, इसमें मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्या था, 19 6 और 6, 9 6 54 का 4 हासिल 5, 6 5 11 हो गया। फिर 9 6 54 ये सेम आएगा। ठीक है, 4 का 4, 5 का 5, 2 का 2, 1 का 1। ठीक है, तो कितना हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया, माइनस में था ना, और दशमलव यहाँ पे लगेगा 125.4। तो 125.4 वो चीज़ इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा प्लस में 125.4। बस इसको आप घटा लीजिए, तो 125.4 में से 86 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, देखो इसको घटाएंगे इसमें से तो कितना, 0 आएगा। और उसके बाद कितना जाएगा हमारा, 15 में से गया तो 9 बचेगा। और हमारा 11 में से 4 8 गया, तो 11 में से 8 गया तो हमारा बचा 3, और दशमलव था यहाँ तो कट जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, दशमलव था यहाँ पे कट जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 39 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। देखो दोस्तों अगला पद क्या होगा, ये इसमें देखो कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। फिर इसके बाद कितने का डिफरेंस है दोस्तों, फिर 10 का डिफरेंस है। फिर देखो दोस्तों 6 का डिफरेंस है। देखो तो पहले 6 का, 10 का, 6 का, फिर 10 का होगा। तो अगला रकम क्या होगा, 158। ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, आसान क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दोस्तों क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक सीढ़ी एक खिड़की तक जाती है जो गली की एक तरफ एक साइड ज़मीन से 48 फुट ऊपर है। उस जगह से वह सीढ़ी गली की दूसरी तरफ दूसरी साइड ज़मीन से 55 फुट ऊपर खिड़की तक पहुंचती है। यदि उस खिड़की की लंबाई 73 फुट है तो गली की चौड़ाई का पता लगाइए। 2 खिड़कियां दोस्तों इसमें, एक खिड़की की जो है ज़मीन से
48 में है, 48 फीट ऊपर है और एक 55 फीट ऊपर, और सीढ़ी की लंबाई 73 है। देखो ऐसा है कुछ, मैं बताता हूँ डायग्राम, कुछ ऐसा सिस्टम है। देखिए सीढ़ी कहीं ये गली है, गली के बीच में सेंटर में कहीं, तो इस तरफ कोई, इस तरफ इस दीवार पे कोई खिड़की है और इस दीवार पे कोई खिड़की है, तो खिड़की अगर यहाँ पे जाती है ना, तो ये 48 फीट है, और ये वाली जो है 25 फीट है, ये 55 फीट है, ठीक है दोस्तों। और फिर ये यही वाली खिड़की अगर इस पर जाती है, तो ये मतलब कहने का मतलब 73 फीट ये है, तो हमें बस इसकी लंबाई निकालनी ए और बी, यानी कि इसकी सड़क की चौड़ाई याद करनी है हमें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम इसमें लगा देंगे पाइथागोरस परिमेय, ठीक है, यहाँ इस वाले त्रिभुज में, उसके बाद ये निकाल लेंगे, फिर इसके बाद ये वाली इसमें लगा के ये निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। ये ऐसे निकालना है। सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए 73 की स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 73 की स्क्वायर इज इक्वल टू में 48 की स्क्वायर, इसको हम x मान लेते हैं, प्लस में x की स्क्वायर होगा। तो दोस्तों इसको आगे सोल्व करेंगे। 73 की स्क्वायर क्या 73 की स्क्वायर कितना होता है, तो 73 को 73 से गुणा कर दीजिए साइड में आप, ठीक है, नहीं आता तो 73 के 9 हो गया, 7 के 21 हो गया ये, फिर 7 21 का 7 के 21 का एक हासिल लग गया, तो 7 49 और 2 51, ठीक है दोस्तों। जब से करेंगे तो 2 9 2 3 और ये 5, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। और 48 की स्क्वायर करेंगे तो इसका आ गया यहाँ पे, और 48 की स्क्वायर करेंगे तो रुक जाओ, 48 की स्क्वायर कर लेते हैं साइड में, यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी से, फिर मिटा देंगे। 8 टू 64 का 4 से लगा 6, 8 चौक 32 और 6 38, ठीक है दोस्तों। और 8 चौक 32 का 2 से लगा 3, 4 चौक 16, 16 से 18 19, 1931 इसे जमा करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, ये जाएगा हमारा 4, और ये 8 10 का 0 से लगा 1, 10 13 का 3 से लगा 1, 23 0 4। देखो इसकी जो वैल्यू आ गई हमारी 23 0 4, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 53 29, ठीक है। जब इसमें से घटा देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 1 4 में से जब इसे घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ये 5, ये 2, ये 0 और ये 3, ठीक है दोस्तों। तो हमें इसी x की इसकी स्क्वायर ही तो निकालनी है इसको, ठीक है। तो x की स्क्वायर के अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये किस 55 का होता है, आई थिंक ये 55 का होता है, ये 55 का, क्योंकि 55 25, तो ये किसका होता है दोस्तों, ये 55 का होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 55, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी हिसाब से इसका करेंगे। देखिए तो 55 की स्क्वायर कितनी होती है, देखो ये 73 73 48 और 55, तो ये कितना आएगा 48 ही आएगा, ठीक है। बस इसको जोड़ दीजिए आप, तो 48 और 55 जोड़ देंगे कितना, जो 8 5 13 का 3 हासिल लग गया, 1 9 और 1 10 यानी 103। तो रोड की चौड़ाई कितनी है दोस्तों 103 फीट। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। बस एक करना था, देखो सारे में एक ही है, जैसे कि देखो 73 और ये 5 और 48 एक ट्रिपलेट बन गई, 2 का पता है तो ये क्या होगा 48 ही होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कर निर्णय करें कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। डाटा सफिशेंसी है। देखो दोस्तों हमें क्या करना होता है, इसमें जो प्रश्न दे रखा है उसका आंसर देने के लिए दोनों पर्याप्त होता है या नहीं होता वो निकालना होता है। देखो पी की वैल्यू निकालनी है। पहला कथन देखिए, इसको हम यूँ लिख सकते हैं पी बटे में पी की स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर पी की स्क्वायर बटे में 11100, ठीक है। देखो दोस्तों पी से एक पी चला जाएगा और ये पी की क्यूब हो जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीपल गुणा करेंगे तो ये जाएगा 1000 इज इक्वल टू में पी की क्यूब। तो पी की वैल्यू दोस्तों 10 नहीं आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब पी की वैल्यू हम पहले समीकरण से निकाल सकते हैं ना, बट दूसरे से नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें दो कोफिशिएंट देखो पी और एन है, तो पी और एन है तो इसमें 2 हैं, तो 2 नहीं निकाल सकते हैं इसमें, आप करके देखना, इससे नहीं निकाल सकते। सिर्फ ऑप्शन एक ही इसको सोल्व करने के पर्याप्त है इस क्वेश्चन को। तो हमारा ऑप्शन नंबर केवल 2 ही पर्याप्त, ऑप्शन नंबर 2 केवल एक ही पर्याप्त है। समझ रहे हो दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो दोस्तों ऐसे ही गलत है, ठीक है, इसमें कुछ कमी है इसलिए रेलवे द्वारा गलती से सॉल्व नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 संख्याओं का माध्य 22 है, उनमें से सबसे छोटी 3 संख्याओं का माध्य 19 है। यदि आंकड़ों की रेंज 15 है तो सबसे बड़ी 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए 4 संख्याओं का माध्य इतना रखा है, ठीक है दोस्तों। वो संख्या मान लो ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी, ये संख्या, ठीक है। इनका माध्य कितना है 22 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा दोस्तों 88, 4 से मल्टीपल कर दो, ठीक है। आप सबसे 3 छोटी संख्याओं का माध्य कितना है 19 है, सबसे 3 छोटी इन तीनों संख्याओं का माध्य कितना है 19, तो इनका सम कितना हो जाएगा दोस्तों 19 का कितना होता है 19 के 57, 19 के 57, यानी कि ए प्लस में बी प्लस में सी की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों हमारी 57। आई होप समझ आ रहा होगा। यदि आंकड़ों की रेंज क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट में से लोवेस्ट को घटा दो तो रेंज होता है, तो यानी कि डी माइनस ए करेंगे तो कितना है 15 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा, सबसे बड़ी 3 संख्याओं का माध्य मतलब इसका माध्य निकालना है हमें, ठीक है। तो बस इन समीकरणों से हमें ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए बी सी डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए बी सी की वैल्यू पता है,
अगर 88 में से 57 घटा देंगे तो डी नहीं आ जाएगा, तो 57 घटा दीजिए, इसमें से कितना आ जाएगा हमारा 1 और ये 3 31, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 31। अब डी की जब वैल्यू 31 है तो ए की वैल्यू नहीं आ जाएगी, ए को उधर लेके जाइए तो और ये इधर ले जाएगा, तो 31 से 15 गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों 16। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 16 और डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 31, जैसा कि हमने निकाला। और उसके क्या था, इसमें पूछा था कि सबसे बड़ी 3 संख्याओं का मध्य निकालना, तो बी सी डी की वैल्यू निकालनी। देखिए दोस्तों ए बी सी डी की वैल्यू 88 है, ठीक है, और ए की वैल्यू हमारी 16 आई गई, तो 16 की वैल्यू इसमें से घटा देंगे तो बी सी डी की वैल्यू तो बचेगी। तो 88 में से 16 जब घटाएंगे आप कितने आ जाएगा, अपने पास अपने आएगा 72 आ जाएगा, ठीक है, 72 आ जाएगा। तो ए बी सी की जो सम जो है 72 है, तो इसका वो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका माध्य कितना जाएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो माध्य कितना आ गया दोस्तों 24। ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लंबे शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः इतनी सेंटीमीटर इतनी है, पाई का मान 22/7 मानते हुए शंकु का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए शंकु बना लेते हैं पहले। तो शंकु जो है दोस्तों, शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखा है दोस्तों, इसकी ऊंचाई दे रखा है 4219 अंडर रूट में इतनी 9 है, ठीक है। 1 मिनट में इसे सही से बना देता हूँ, 429 अंडर रूट, ठीक है। और इसकी जो साइलेंट हाइट है वो 25 दे रखी है, ठीक है। तो उसका त्रिज्या निकाल लेंगे हम। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, त्रिज्या क्या होता है 25 की स्क्वायर 625 होता है, और इसकी स्क्वायर करेंगे तो अंडर से अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारा आर की जो स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा, इसका घटा देंगे 429 में से, तो 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा, और उसके बाद ये हमारा कितना बचेगा, ये 11 में से 2 गया तो 9, और ये 1 इक्वल टू आर की स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो आर कितना जाएगा दोस्तों, हमारा आर आ जाएगा हमारा 14, ठीक है। 14 आ गया आर। अब क्या पूछा है इसका वक्र क्षेत्रफल, तो क्या होता है वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, ठीक है दोस्तों। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने कितना निकाला है 14, और एल की वैल्यू दिए ही रखा है 25, ठीक है। बस सोल्व कर दीजिए अब इसको, कितना हो गया 44 मल्टीपल बाई 25, बस 25 के इससे मल्टीपल कर दीजिए, 5 चौकी 20 का जो लगा 2, 5 चौकी 20 2 22, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 0 हाथ से लग गया 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। इसने हाइट और साइलेंट हाइट दे रखी है, बस पाइथागोरस परिमेय से आर निकाल लेंगे और इसका फॉर्मूला ये होता है, इस पर पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ये दो सिंप्लीफिकेशन से है, इसको बॉर्डर मास के तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए पहले डिवाइड सोल्व करते हैं और ये पहले घात है तरीके, ये 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 दूनी 16, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा यहाँ तक सोल्व हो गया, 12 आ गया, मल्टीपल में 3 और प्लस में 8, तो 12 यहीं 36 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 12 36 में 8 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा तो 44, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो डाटा सफिशिएंसी से एक और क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इसे बनाएंगे। दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है टी वी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है उसका आंसर निकालना है दोस्तों। तो कथन पहला क्या बोल रहा है, टी डब्ल्यू से बड़ा है, ठीक है, टी जो है डब्ल्यू से बड़ा है, लेकिन वी के बारे में तो पहले में कुछ कहा ही नहीं गया, तो पहले से तो हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। और डब्ल्यू वी की बड़ी बहन है, देखिए अभी इससे भी नहीं निकाल सकते क्योंकि एक के बारे में नहीं बोला गया, लेकिन दोनों को कंबाइन करके निकालेंगे ना। देखिए टी बी से बड़ा है और डब्ल्यू वी की बड़ी बहन है, मतलब देखो टी जो है डब्ल्यू से बड़ा है और डब्ल्यू वी से बड़ा है ना दोस्तों। टी जो है डब्ल्यू से बड़ा है और डब्ल्यू किससे बड़ा है, वी से, तो जाहिर सी बात है टी सबसे बड़ा होगा, मतलब इन दोनों का कंबाइन करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो अब कथन हमारा एक हो जाएगा, कथन और एक और दोनों पर्याप्त हैं इसका जवाब देने के लिए, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। इसमें बस हमें आंसर नहीं निकालना, हमें पता करना होता है जवाब देने के लिए पर्याप्त है या नहीं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एक और आगे डाटा सफिशिएंसी, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, या बताइए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक पर्याप्त है, ठीक है। प्रश्न क्या है, नयन में 3 अलग अलग आकार के 6 बोर्ड हैं। 3 अलग अलग प्रकार के कितने बोर्ड हैं दोस्तों, 6। पता लगाएं कि उनमें से उसके पास आयताकार बोर्ड, मतलब कितने आयताकार बोर्ड निकालना है, ठीक है। देखो आयताकार और परिवृत्त बोर्ड की संख्या समान है, ठीक है, इससे तो निकाल नहीं सकते क्योंकि देखो 3 अलग अलग प्रकार के बोर्ड हैं और 6 बोर्ड हैं उसके पास। अगर हाफ हाफ करेंगे तो 3 में तो कंबाइन नहीं हो पाएगा ना, तो इससे तो निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। और एक सर्कुलर बोर्ड है, देखिए एक सर्कुलर बोर्ड है। अगर देखो 3 अलग अलग बोर्डों में 6 बोर्ड है, उसके बाद टोटल एक सर्कुलर ले लेंगे, एक सर्कुलर बोल रहा है, तो कितने बोर्ड बचे, 5 को दो बराबर हिस्से में बांट दोगे क्या, नहीं ना। तो उसका मतलब ये है कि इससे भी नहीं निकाल सकते, कहने का मतलब इन दोनों से हम इसका जवाब नहीं निकाल सकते।
तो ऑप्शन नंबर 3 होगा कथन 1 और दोनों पर्याप्त नहीं है इसका जवाब देने के लिए। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा √2 के निकटतम है। देखिए दोस्तों अब आ गया ना यहाँ पे शॉर्टकट सब भूल जाओ। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, देखिए रेलवे में आप कम से कम ना बेसिक तो चलिए बेसिक से करोगे तभी होगा। अब इसका कोई शॉर्टकट होगा नहीं, इसको सिंपल हमको ये वाला फॉर्मूला लगा करना पड़ेगा। देखिए बताता हूँ, जो हमारा बेसिक होता है ना निकालने का वर्गमूल, ये 2 होगा, फिर दशमलव, फिर ये तो दो के पेयर में होता है, 2 2 ऐसे। फिर इसको करेंगे, देखो 1 एकम 1 हो गया। देखिए बताता हूँ मैं आपको, 1 एकम 1 हो, 1 में से घटाएंगे तो 1 आ गया। अब ये दोनों जुड़ जाते हैं, यहाँ पे जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 1 और 1 2। ये सीधा 2 के पेयर में जुड़ते हैं और लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको फिर सोल्व करेंगे, कितने से करेंगे इसको सोल्व करेंगे। देखो दशमलव यहाँ लग गया तो यहाँ पे दशमलव लगा दो, ठीक है। फिर इसको करेंगे, कितने से करेंगे इसको करेंगे, देखो कितने से जा सकता है, 25 पंजे 125 जगह तो 1 से कम, यानी कि 4 और 4 से मल्टीपल करेंगे कितना जाएगा, 96 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे भी 4 लगाएंगे। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 100 में से 96 का तो 4 आएगा। फिर ये 00 फिर उतरेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 00 और आ जाएगा, ठीक है। और ये 4 और 4, ये तो यहाँ तो मैंने ऐसे कैलकुलेशन लिया, 4 और 4 कितना होता है, ये 8 होता है, और ये 2 का 2, ठीक है दोस्तों। फिर इससे करेंगे, कितने से करेंगे इसे, फिर कितने से जा सकता है ये, 2 से करेंगे तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से करेंगे इसको, 1 से करेंगे कितना जाएगा, 281, ठीक है। फिर से घटाएंगे, मतलब ये बेसिक से करोगे ना तब जाके कम से कम यही वाली वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको बता देता हूँ, यही वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन हम बेसिक से ही कर सकते हैं, कहने का मतलब ये नहीं, अगर ये पूरा करूँगा तो टाइम लगेगा, इसलिए आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। बेसिक करा करिए, ठीक है। ये चल आगे क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो क्या बोल रहा है, ये तो गोल क्वेश्चन ही गलती से काट दो, डिस्क्रिपेंसी फाउंड है इसमें, तो रेलवे ने गलत कर दिया इसमें। देखो वैसे देख लो किससे आया हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है, ये त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है, बताता हूँ थोड़ा सा। त्रिभुज ABC है, और इस मान लीजिए A है, ये B है और ये C है। तो AB जो है, AB बराबर है AC के, ये बराबर इसके है, और इसमें जो कोण है ये कितना है, 5x माइनस में 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। हमें B का मान पूछा है डिग्री में, तो B का मान निकल जाएगा क्या, नहीं निकलेगा, क्योंकि किसी एक का एंगल पूछा, पूरा दिया ही नहीं है। त्रिभुज के तीनों कोणों 180 होता है तो पता है, लेकिन इसमें किसी भी एक एंगल का देता ना तो निकलता है, इसलिए इसमें कमी है, इसलिए ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो क्या कह रहा है दोस्तों। 84,500 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 महीने का ब्याज क्या होगा। रुपयों के पूर्ण संख्या में यदि ब्याज प्रति तिमाही चक्रवृद्धि पर, देखो तिमाही पे है, 6 माही पे, सॉरी तिमाही नहीं, 6 माही पे, मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा ब्याज, ठीक है। तो एक साल में 2 के पेयर बनेंगे, तो 1.5 साल में कितने का पेयर बनेगा, 3 का। टाइम कितना है इसमें दोस्तों, 3 है, ठीक है। और जो हमारा रेट होता है ये पर ईयर का दे रखा है, और साल में 2 बार मिलेगा, इसका मतलब इसका आधा करना पड़ेगा, यानी कि रेट कितना जाएगा, 4%। समझ रहे हो दोस्तों, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको देखिए, इसका एक इफेक्टिव रेट, मतलब सिंगल परसेंटेज बनाने के लिए से इफेक्टिव परसेंटेज लगा देंगे। तो क्या कैसे लगा दें उसको, 4 प्लस में 4 मल्टीपल में 4 मल्टीपल में 4 बटे में 100, ये 2 सालों का हो गया। अब इसके होने के बाद 4 4 8 हो गया, और ये 4 चौक के 16, और ये दशमलव लगाएंगे तो कितना देखो 0.16। इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, 8.16, ठीक है। फिर एक बार और 4 से करेंगे इसको, प्लस में 8.16 मल्टीपल में 4 बटे में 100, ठीक है दोस्तों। मैं एक सिंगल परसेंटेज बना रहा हूँ ताकि सीधा इससे लगा के हमारा आंसर आ जाए ब्याज, ठीक है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 8 6 चौके 24 का 4 हाथ से लग गया 2, 4 और 2 6, और 8 चौक 32, ठीक है दोस्तों। इसे सॉल्व कर लिया हमने। 0.2 के बाद था 2 तो 4 दशमलव, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व किया हमने तो ये आया इस वाली पूरे लाइन को, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 4 12.16, ठीक है। अभी देखो पॉइंट यहाँ पे है 32 और ये 64, इनको जमा कर दीजिए आप, तो कितना आ गया 64, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया हमारा 12, ठीक है। इसको जमा करेंगे तो कितना, एकल परसेंटेज कितना आ गया, जैसे 12.4864, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। तो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए हमारा सिंगल जो परसेंटेज आया है वो आया है ऊपर ये वाला, ठीक है। अब इसको बस इस अमाउंट का ना इस परसेंटेज से निकाल दो, इस परसेंटेज की वैल्यू निकाल दो आप, मतलब 2 ले लो ना, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। 12.48 परसेंटेज आने के 2 जीरो, और ये दशमलव हटाने के 2 जीरो, ठीक है। 2 से 2 काट दो, फिर 5 से काटो, 5 चौ 5 दूनी, ठीक है। 5 6 कम 5, 5 और 3 चला गया तो 5 6 के 30, और 5 नहीं 45। फिर इसे ये कितने से चला जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा ये 5 से तो जाएगा नहीं, अब ये जाएगा 2 से, तो 10 आ गया नीचे, और ऊपर आएगा 6 2 और ये 4। अब कट रह गया, देखिए अब कुछ नहीं, आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए सीधा। इन दोनों गुणा करेंगे
तो कितना आएगा दोस्तों, देखो इसको गुणा करेंगे 624 था ना, इसको गुणा करेंगे 169 से गुणा कर देते हैं इसको सीधा। 9 चौक 36 का 6 से लग गया 3, 9 दूनी 18, 18 3 21 का 1 हाथ से लगा 2, और 6 नीम 54, 54 और 2 56, और फिर इसको करेंगे 6 चौक 24 का 4 हाथ से लग गया 2, 6 दूनी 12, 13 14 का 4 से लगा 1, 4 36 37, और फिर इसको करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, ये जाएगा 4 2 6, प्लस करेंगे तो 6, ये जाएगा 5, ये 10 14 का 4 हाथ से लग गया 1, उसके बाद ही कितना जाएगा हमारा 10 15 का 5 ऐसे लगा 1, 6 3 और 1 10। ठीक है दोस्तों, दशमलव था तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो 10,545, 10,545 लगाओ और आगे बढ़ो। कौन सा देखिए, और हमने दो रकम यहाँ छोड़ दी थी, ये भी याद रखना। तो इसका मतलब इससे थोड़ी सी तो बड़ी होगी अमाउंट, तो इसके बिल्कुल आसपास की वैल्यू देखो दोस्तों कौन सी है। ये तो होगी नहीं क्योंकि ये 4 है यहाँ पे, ये 5 है, तो ये वाली ऑप्शन होगी। ठीक है दोस्तों, इसको हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि इसका जो मान होगा लगभग में निकलेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है लेकिन करना तो पड़ेगा ना आपको पेपर में। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए पूर्ण वर्ग नहीं है मतलब जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, वही हमें उसी को पिक करना है दोस्तों। देखिए तो मैं एक बता देता हूँ, ऑप्शन से करेंगे इसको। वैसे तो इसको एक बता देता हूँ, देखो 30 है, 625 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। पीछे से दो फिर एक बच गया, तो अब देखो ये किसके आसपास जाता है, तो एक से जाएगा, एक एक कम एक, एक कम एक, 3 में से गया 2, तो ये 2 का पेयर उतरता है, 2 से 6 और एक 2 जमा हो जाता है। ठीक है, अब किससे करेंगे दोस्तों, अब इसको करेंगे तो ज़्यादा जाएगा 6, 7 से जाएगा, 7 से करते हैं इसको। देखिए अगर मैं 7 से करता हूँ इसको तो कितना जाएगा, 27 27 27 चल 4 7 14 14 और 4 18, 189 इसमें से घटाएंगे कितना जाएगा, 9 में से 6 या 16 में से 6 9 का कितना 7 बचेगा, फिर 9 में से 1, फिर ये 17 हो गया, और ये 2 ये जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो 7 7 यहाँ पे जमा हो जाता है, 7 7 14 का 4 और एक हासिल यहाँ लग जाएगा, तो ये 2 और 1 कितना जाएगा दोस्तों 3 34। अब कितने जाएगा ये देखिए, ये 5 से करते हैं क्योंकि पीछे 5 है ना, तो 5 25 का 5 ऐसे लगा 2, 5 के बीच 2 22 का 2 ऐसे लगा 2, 5 15 2 17। देखो दोस्तों पूरा ही हो गया ना पूरा, समझ रहे हो। मतलब इस संख्या का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 175, जैसा कि हमने निकाला यहाँ पे। ठीक है, उसी हिसाब से इसका भी कुछ हो निकल जाएगा, लेकिन ये जो रकम होगी उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, और ये ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद ये भी निकल जाएगा, तो हमें वही पूछा कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, जिसका नहीं निकलेगा ना वर्गमूल, वही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। चलिए देखो, ए 20 दिनों में अकेले काम के एक भाग को कर सकता है, जबकि बी को इसे खुद करने में 16 दिन का समय लगता है। सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में उन्हें 8 दिन लगते हैं। यदि सी और डी 60 दिनों में काम कर सकते हैं तो डी को खुद से काम करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। देखो दोस्तों आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पढ़ने में लंबा लग रहा है। देखिए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है दोस्तों, बी सी कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में, जैसा कि बोल रखा है बी ने और ए ने। ठीक है, और सी डी के साथ मिलकर पूरे करने में उन्हें 8 दिन लगते हैं। सी के साथ मिलकर, देखो तीनों मिलकर के जब काम करते हैं ना, उनको कितने दिन लगते हैं दोस्तों, 8 दिन। ठीक है, और सी और डी मिलकर के कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 60 दिन में। बस इन सब का एलसीएम निकाल लो आप। ठीक है दोस्तों, इनका एलसीएम देखो कितना होगा, देखिए तो एलसीएम आ जाएगा इसका 240। ठीक है, उसके बाद इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 12, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों हमारा जाएगा ये 15, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा हमारा दोस्तों 30, और इसको डिवाइड करेंगे तो 6 चुक्के 24 या 4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब ए बी सी, देखिए टोटल वर्क है यानी कि टोटल यूनिट मान लो। ठीक है, टोटल वर्क है। अब देखो ए बी सी उस पूरे काम को 240 यूनिट की जो वैल्यू है, इसको 8 दिन में कंप्लीट कर दे, तो एक दिन में कितनी यूनिट बना रहे हैं, 30 यूनिट सब मिलके। ठीक है, और ए एक दिन में 12 बना रहा है, और बी जो एक दिन में 15 बना रहा है। ठीक है, तो सी एक दिन में कितना बनाएगा, ठीक है सी बनाएगा हमारा, देखिए इसमें से घटा देंगे तो कितना होगा हमारा, ये 3 बनाएगा, 3 यूनिट बनाएगा ना। देखिए दोस्तों सी जो है एक दिन में कितनी यूनिट बनाएगा, क्योंकि इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा आएगा 27 आ रहा है, और 30 में जब 27 घटाएंगे तो 3 यूनिट आएगा, यानी कि सी का तो निकल रहा है ये, सी का तो निकल रहा है ये। सी एक दिन में 3 यूनिट बनाता है, और सी डी एक दिन में 4 यूनिट बनाता है। डी एक दिन में 1 यूनिट बना रहा है, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो देखो डी जो है एक दिन में 1 यूनिट बना रहा है, 240 यूनिट कितने दिन में बनाएगा, 240 दिन में। 240 डिवाइड बाई 1, यही तो आएगा 240 ही। तो कितने दिन में बनाएगा दोस्तों, 240 दिनों में बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 होगा दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, आसान क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज थोड़ी लेंदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्या बोल रहा है। 15 माह पूर्व तुहिन की आयु साबित की आयु के 3 गुना के बराबर थी, जो सौमिक से 6 माह बड़ा है। जो जानते हैं जो दोस्तों इसके लिए यूज़ हुआ है साबित के लिए। ठीक है, आज से 5 माह बाद तुहिन की आयु सौमिक की आयु के 2.5 गुना के बराबर होगी, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। देखिए दोस्तों
अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए ये जो साबित है ना, साबित वो 6 वर्ष बड़ा है किससे, सौमिक से, ठीक है। और तुहीन जो है ना साबित से 3 गुना मतलब बड़ा है 15 माह पहले, ठीक है। तो सौमिक सबसे छोटी इकाई, तो सौमिक का कुछ मान लेते हैं हम, सौमिक का मान लिए सौमिक, सौमिक की जो आयु है 15 साल पहले कितनी दोस्तों, एक्स है, ठीक है। तो साबित का कितना हो जाएगा, साबित उससे कितने साल बड़ा है दोस्तों, 6 साल बड़ा है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला ना, जो यहाँ पे लेगा जो सौमिक से 6 माह बड़ा है, ठीक है। माह यानी कि मंथ में चल रही चीज़ें, ठीक है। तो तुहीन का क्या हो जाएगा, तुहीन का क्या हो जाएगा दोस्तों, तुहीन का जो हो जाएगा हमारा, तुहीन का क्या है, 3 गुना बराबर है, 3 गुना मतलब इससे बड़ा है। देखो 15 माह पूर्व तुहीन की आयु शोभित की आयु के 3 गुना के बराबर है, इसका 3 गुने के बराबर है इसके, तो 3x प्लस में 6 इसके बराबर है। ये 15 माह पहले की बातें चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, आज से 5 माह बाद, देखिए 15 साल पहले और आज से फिर 5 साल बाद, तो टोटल ईयर कितना हो गया, टोटल मंथ कितना हो गया, 15 पहले और 5 यानी 20 सालों के बाद की बात कर रहा है ये 5 साल बोला ना, इसका मतलब 20 सालों की बात कर रहा है। 20 साल बाद तुहीन की जो आयु है ना, ये देखो 3x, इसको जमा कर लेता हूँ, प्लस में 18, ये जो तुहीन की आयु है सौमिक की आयु की कितनी हो जाएगी, सौमिक की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद दोस्तों, 20 वर्षों बाद, ये ही जमा समझना है, 20 इसमें भी जुड़ेगा और 20 इसमें भी जुड़ेगा, तो ये कितनी आयु हो जाएगी दोस्तों, 2.5 गुनी हो जाएगी, 2.5 गुनी हो जाएगी सौमिक की आयु से तुहीन की आयु, ठीक है दोस्तों। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्वेश्चन 20 क्यों जमा किया है हमने, 20 इसमें भी 20 इसमें, क्योंकि समय का प्रभाव सब पे सेम पड़ता है। अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3x, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा हमारा 8 और ये 3 38 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 2.5x, और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 25 दूनी 25 2 50 और ये 10 तो 50 आ जाएगा दोस्तों। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 था, ठीक है। अब देखिए, अब 2.5 को अगर उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस से 2.5x घटेगा तो कितना जाएगा दोस्तों हमारा 0.5 आएगा, 5x आ जाएगा, ठीक है। देखिए 0.5x आ जाएगा, ठीक है। और 38 को उधर लेके जाएंगे तो 50 में से 38 कितना हो जाएगा, तो 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.5 को नीचे ले आएंगे तो 5 और 10 लौटाएंगे 0, काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 24 वर्ष। देखिए सौमिक की जो 15 माह पहले जो आयु थी वो कितनी जाएगी हमारी दोस्तों 24 हो जाएगी, और इसकी कितनी जाएगी, ये 30 हो जाएगी, क्योंकि 6 जमा है ना, और इसकी कितनी जाएगी 24 और 6 30, 24 और 6 30 और 3 90, यानी कि 90 हो जाएगी 15 साल पहले। तो इनकी आयु का योग निकाल लेते हैं। देखिए 90 और 30 120, और 120 और 24 कितना हो गया दोस्तों 144 हो गया। यहाँ समझना दोस्तों, ये देखिए 15 साल पहले उनकी आयु का योग कितना 144 है। आपका वर्तमान में आने के लिए 15 माह आगे आना पड़ेगा, और 3 लोग हैं तो 15 या 45 जोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो दोस्तों। 15 15 15, देखो तीनों 15 माह पहले तीनों की आयु निकली है, तो 15 माह बाद तीनों की आयु कितनी हो जाएगी, 15 से 45 जोड़ देंगे, इसमें 45 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा हमारा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 9 8 1 189 माह, मंथ, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। एक साल में कितने महीने होते हैं 12, बस इसे 12 से डिवाइड कर दीजिए। आई होप इतना आपको समझ आएगा दोस्तों। इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, 12 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ मैं कर देता हूँ 12 से जब डिवाइड करेंगे इसको कितने जाएगा, देखिए 12 कम 12 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 पंजे 60, ठीक है। 60 इसमें से घटाएंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 9। अब तो जाया नहीं रहा ना, अभी 9/12 जो 15 साल तो लग गए, अब 9/12 क्या है, 9/12 हमारा मंथ है, ईयर है, सॉरी ईयर। इसको किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 12 से मल्टीपल करोगे ना तभी तो आएगा। तो 12 से मल्टीपल करें तो 9 मंथ, यानी कि 12 वर्ष और 9 माह, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आई होप आपको समझ आएगा। ये बस ये क्वेश्चन समझने वाला है, बाकी तो ईजी है, सिंप्लीफिकेशन ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्तों। देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या पूछा दोस्तों। देखिए अपरिमेय संख्या मतलब इनमें से ना, इन सब में से ऑप्शन से करेंगे इसको, और बोला ये गया है मतलब जिसका वर्गमूल ना निकले ना उसी को पिक करना है। देखिए जिसका वर्गमूल नहीं निकले, अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो पूरा पूरा नहीं आए, वो जो पॉइंट पॉइंट में आए, जो कभी सोल ही ना हो, अपरिमेय होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन से करेंगे ना, देखिए मैं एक बता देता हूँ, ये वाला ऑप्शन से करना है, आप कर लेना, एक बता देता हूँ बाकी आप समझ लेना। 72 है और ये 25, वर्गमूल तो बेसिक से अच्छे से करके जाना दोस्तों, क्योंकि हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आगे भी आने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो देखिए अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे, 72 है, 2 2 का पेयर बनाते हैं, ऐसे करते हैं, इसका बेसिक आना चाहिए आपको। 72 को कैसे करेंगे हम, 72 की कितनी बार 8 8 64 और 7 8 8 64 जाता है, 9 81, 8 8 64 8 से जाएगा, 8 8 64, यहाँ पे 8 लिख देंगे ऊपर, ठीक है। 72 में से ये गया तो 8 बचेगा, और उसके बाद नहीं जाएगा तो 25, तो 8 8 16 हो गया। अब कितने जाएगा दोस्तों, 5 से करके देखते हैं, क्योंकि पीछे 5 है ना, इस वजह से 5 25 25 का 5 ऐसे लगा 2
और 5 6 30 2 32 का 2 से लगा 3 5 3 8। देखो दोस्तों पूरा पूरा चला गया कि नहीं, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकलना पॉसिबल है। इसका मतलब एक परिमेय संख्या है, ये वाली जो है ये परिमेय संख्या है, ठीक है। जिसका वर्गमूल निकल जाए वो एक परिमेय संख्या है, ये बात नोट करना। और उसके बाद जैसे ही करोगे इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा, और एक ही रकम होगी, इसका नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर नंबर ये होगा। अपरिमेय संख्या पूछा तो अपरिमेय संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का समानांतर माध्य 110 है। यदि इन 4 संख्याओं में से बड़ी संख्या 135 हो तो इन 4 संख्याओं के समुच्चय के पारस का अधिकतम संभव मान क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 4 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का समानांतर माध्य क्या है, एक 1 1 0 0 4, मतलब एक 4 रकम बना लेते हैं जैसे A B C और D, ठीक है दोस्तों। इन चारों का माध्य 110 है। इन चारों का सम कितना आ जाएगा दोस्तों, 440। आए वो आपको 4 से मल्टीपल कर दो तो इन चारों का सम कितना आ गया दोस्तों, आप समझना, अच्छा क्वेश्चन है। यदि इन चारों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ये जो D जो है ना वो कितना है, 135, ठीक है दोस्तों। तो इन 4 संख्याओं के समुच्चय के पारस का अधिकतम संभावित मान क्या है। पारस क्या होता है, रेंज क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट में से लोवेस्ट को बताना, यानी कि D माइनस में A ये पूछा है का अधिकतम संभावित मान क्या हो सकता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है दोस्तों। इस पे देखिए संभावित मान कैसे हो सकता है, देखिए अब मैं ये बताता हूँ। जैसे कि 135 तो इसका हो गया, अगर इसमें 444 में से 135 घटा देंगे, 444 में से अधिकतम मान कब होगा, मतलब अधिकतम मान जब होगा जब 135 में से हम A की जो वैल्यू है जो भी है वो कम से कम घटे, बिल्कुल कम से कम घटेगी तो वही हमारा अधिकतम मान होगा, यही ना दोस्तों। देखिए तो ये सबसे बड़ी संख्या है और ये जितनी भी A B C इससे छोटी है, तो जाहिर सी बात है C की वैल्यू और B की वैल्यू 135 से तो ज़्यादा ले नहीं सकते, हम 135 से कम ही ले सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम लेंगे तभी तो A की वैल्यू कम आएगी ना। A की वैल्यू हमें लो रखनी है, बिल्कुल लो रखनी है। तो देखो 135 से लो, यानी कि मान के चलिए इसकी हम 134 ले लें और इसकी 133 ले लें, ठीक है। तो अब A की वैल्यू बिल्कुल कम आएगी, तो इस केस में क्या होगा, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, संभावित मान ज़्यादा होगा, पारस का जो अधिकतम संभावित मान तब ज़्यादा होगा। अगर हम B और C की जो वैल्यू है ज़्यादा लेंगे तो A की वैल्यू भी कम होगी, तो इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन कम लेंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो संभावित मान कम होगा। समझ रहे हो दोस्तों। तो इसीलिए C की वैल्यू 134 लेंगे और इसकी वैल्यू कितनी लेंगे हम, 133। यहाँ 133 है, 1 मिनट रुको इसमें सही से लिखता हूँ। यहाँ पे यहाँ B की वैल्यू कितनी होगी, 133 और 134, क्योंकि हमें A की वैल्यू मिनिमम रखनी है, तभी तो हम इसका घटाने के बाद ज़्यादा आएगा, क्योंकि पूछा गया है कि इस अधिकतम संभावित मान क्या हुआ, ठीक है दोस्तों। तो देखो तीनों की वैल्यू निकल गई, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो सोल्व कर लेंगे इसको, 444 मिनट घटा देंगे। देखो 5 4 9 9 3 12, 12 का 2 80 लग गया 1, ठीक है। 3 3 6 3 9 10 का 0 लगा 1, ये 4 हो जाएगा। तो कितना जाएगा, 402 घटाएंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, हमारी आ जाएगी 8 और ये 3 38 38। तो A की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 38, ठीक है। और देखो पारस क्या होता है हमारा, जो पारस होता है वो होता है हमारा मैक्सिमम में से, यानी मैक्सिमम कितनी 135 और A की वैल्यू कितनी निकली 38, ठीक है दोस्तों। बस इसमें से घटा दो, हमारा पारस मैक्सिमम इसी केस में आ सकता है, समझ रहे हो, इसी केस में आ सकता है। तो 38 में से घटाएंगे तो कितने, 15 में से 7 8 गया तो 7 बचेगा और उसके बाद 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा। तो पारस हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब A की वैल्यू हमारी 38 होगी तो पारस मैक्सिमम होगा इस पूरी कंडीशन में। तो ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। एक आयताकार हॉल को साफ कर रहा है जिसका प्रवेश द्वार पूर्व में है। कमरे में प्रवेश करने के बाद, ये तो रीजनिंग, चलो जल्दी से कर देते हैं। एक आयताकार हॉल को साफ कर रहा है, ये जो है एक आयताकार हॉल को साफ कर रहा है जिसका प्रवेश द्वार पूर्व में, पूर्व किधर होता है दोस्तों, पूर्व इधर से एंट्री है उसकी, के बाद ये अपनी बाईं ओर घूमता है, बाईं ओर घूमता है, इधर घूमता है। एक स्टोव पर झाड़ू से 180 डिग्री घूमता है, यहाँ पे 180 डिग्री घूमता है, वो कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कौन सी संख्या इतने का वर्गमूल है। बस दोस्तों बेसिक से देखा, बेसिक काम आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे वर्गमूल विधि कर लेना, बहुत बार आ रहे हैं क्वेश्चन इससे। 0 0 ये काटेंगे तो 1 से जाएगा, 1 से 1 घटेंगे 1, ये 13, 1 और 1 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अभी कितने से जाएगा ये, अभी आई थिंक ये जाएगा 4 से जाएगा तो कितना होगा, ये 96 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। घटाएंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, हमारा 13 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 7, और उसके बाद 10 में से 9 जाएगा तो 1 17, ठीक है दोस्तों। अब ये 1 6 जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा, ये 4 4 8 हो जाएगा और ये 2 का 2 कितने जाएगा, ये 6 से करते हैं इसको, तो 6 से करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, ये 6 36 का 6, हासिल लगा 3, 8 6 48, 48 और 3 51 का हासिल लगा 5, 6 दूनी 12 12 और 5 17 17 16। देखो पूरा कट गया ना, इसका गया ना 0 आ गया, तो इसका मतलब 146 जो है क्या है, 146 जो है की स्क्वायर क्या है होगा, ये हमारा होगा 21 316। तो इसका वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है दोस्तों, ये ईजी था, बस वर्गमूल लगाना निकालना था इस मेथड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो बेसिक से भी कर सकते हैं, जो हमारा शॉर्टकट होता है। क्या करते हैं, वर्गमूल का जीरो का जो पीछे जो है 6 किसके पास किसके होता है, एक तो 4 के होता है, एक तो 4 के होता है, 6 के होता है, और बाकी 213 जो है किसके वर्गमूल के पास होता है। ये 15 का तो 225 होता है ज़्यादा था, यानी कि एक कम लेंगे, नहीं 14 लेंगे। 14 में ये होगा या ये होगा, देखो 144 या 146 है, ऑप्शन नंबर 146 144 है ही नहीं, तो 146 पे लगाओ, आगे बढ़ो। ये तो विदिन 2-3 सेकंड में हो जाता है, लेकिन इसमें बस इससे ही निकाल सकते हैं जब हमारा पूरा पूर्ण वर्ग हो, मतलब कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर हो, तभी इसके ये केस काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक करके चलो, बेसिक इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक विद्यालय में लड़कों लड़कियों का अनुपात 8:11। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 399 हो तो उनमें से लड़कों की संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, एक विद्यालय में लड़कों लड़कियों का अनुपात कितना रखा है दोस्तों, 8:11। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी है, 399 है ना। तो देखो लड़का और लड़की की टोटल यूनिट कितनी होगी, 19, तो 19 रेशियो की वैल्यू कितनी बराबर होगी, मतलब 19 से इसको डिवाइड करना तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या पूछा उसमें से, लड़कों की संख्या पूछा। लड़कों की संख्या कितनी, 8 ही तो है, 8 से मल्टीपल कर दो, बस ये सॉल्व कर दो। तो 19 दूनी 38, 19 से 19 कट गया, 8 से कर देंगे, 8 दूनी 8 है हमारा, 8 दूनी 16, 168 हमारा आंसर हो जाएगा लड़कों की संख्या। आई हो आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इस क्वेश्चन को करेंगे सिंप्लीफिकेशन से, कुछ नहीं दोस्तों, इसे 5 से मल्टीपल कर दे। 142 को 5 से जब मल्टीपल कर दे, 5 दूनी 10 का 0, हासिल लग गया 1, 5 चौक के 20, 21 का 1, हासिल लग गया 2, 5 और 2 7। ठीक है, अब दशमलव देखो कितनी रकमों के बाद है, तो 3 ये हो गई, ये 2 ये हो गई। ठीक है, तो कितनी हो गई, 5, तो 3 तो ये हो गई, ये 4 ये 5, तो यहाँ पे दशमलव आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन देखो किस में है, तो ऑप्शन इसी में, ये देखिए, ये तो इसके बाद तो दशमलव के बाद अगर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ आएगा। चलो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दोस्तों, एक्स की स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 12 इजिकल टू 0 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा x के सभी संभावित मान को विनिष्ट करता है। बस इस द्विघात बहुपद को सॉल्व करना है दोस्तों। देखो द्विघात बहुपद को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 12 के सभी गुणनखंड जो गुणा करने 12 है, और जमा घटा करने पर, क्योंकि घटा है ना, तो घटा करने पर 4x आए, तो कैसे आएगा, इसका आएगा 6 दूनी 12, और 6 में से 4 घटाएंगे तो ये हमारा आ गया समीकरण 6 की स्क्वायर और प्लस में 6x माइनस में 2x माइनस में 12 लेस देन 0। समझ रहे हो दोस्तों, ये कर सकते हैं, ये x है। ठीक है, तो बस इसमें से कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस में 6, इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 6 बचेगा, और ये ग्रेटर देन 0। ठीक है, बस x माइनस में 2 और x प्लस में 6, ये आ गया हमारा। तो देखिए x की वैल्यू क्या क्या आ गई, x की वैल्यू एक तो आ गई 2 और एक तो आ गई -6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब x की जो वैल्यू है, ये पूरा का पूरा इक्वेशन है, 0 से छोटा कब होगा, जब इन दोनों के बीच की वैल्यू लेंगे तभी जाके छोटा होगा। रख के देख लेना, जो 2 से लेके -6 तक के बीच, यानी कि 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद आएगा 1 0 -1 -2, ऐसे करके इन दोनों के बीच की जो वैल्यू लिख रखेंगे ना, तो वो पूरा का पूरा इक्वेशन 0 से छोटा आएगा। माइनस आने का मतलब ही 0 से छोटा है ना आना, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगी x की वैल्यू। तो ये देखो ऑप्शन किस में है, देखो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि देखो ये -6 है, ये प्लस का 6, इसलिए तो कट गया, तो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दिन बेचे गए सभी टिकटों में से 46% टिकट विद्यार्थियों द्वारा खरीदे गए हैं। यदि उस दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 1250 है तो उनमें से टिकट कितने टिकट विद्यार्थी ने, कुछ नहीं करना, तो टोटल टिकट में से इतना इन्होंने खरीदा है, तो बस 1250 का 40% निकाल लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे, 0 से 0, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 55 25 से काटेंगे तो ये 23 आ गया, तो 25 और 23 गुणा कर दीजिए, कितना, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का 5, 7 का 7 और 5 का 5, 575 आ जाएगा विद्यार्थियों की टिकट खरीदे हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। एक फैक्ट्री आउटलेट ने कपों के प्रत्येक सेट को 287 में बेचकर केवल परिवर्तनीय लागतों को पुनर्प्राप्त करके अपने पुराने स्टॉक का निपटारा करने का फैसला किया। ठीक है, यदि निर्धारित लागत कुल लागत का 18% है तो कपों की जो निर्धारित लागत है ना दोस्तों, कुल लागत का 18% है, तो कपों के प्रत्येक सेट का मतलब 18% का आपको लॉस हो रहा है। 18% का जो दोस्तों लॉस हो रहा है ना, और देखो यहाँ प्रत्येक सेट को कितने बेचा रहा है, SP कितना दे रखा है दोस्तों, 287। देखिए दोस्तों, SP दे रखा है, लॉस दे रखा है, CP नहीं निकाल लोगे आप, निकाल लोगे ना, तो बस निकाल दो। देखो 287 था ना CP, तो देखो जब CP हमारा लॉस होता है तो क्या होता है, ये कितने के बराबर होगा, ये हमारा होगा 82 के, ये 82 के बराबर होगा ना, 82 बटे में 100 इजिकल टू में 287। ठीक है, बस दशमलव को उधर ला जाओ, 82 को इधर कर दीजिए, बस इसको सॉल्व कर दीजिए,
सीधा भाग कर देते हैं या काट देते हैं 2 से, 4 और एक 4 3 5 0, फिर कट रहा है क्या, नहीं तो 1 4 3 5 0 और इसको 41 से डिवाइड कर दीजिए, कितने से आएगा ये जाएगा आई थिंक 3 से, तो 3 और 4 3 12 0 2, ये 5 उतरेगा, आप कितने जाएगा ये 5 से जाएगा तो 5 और 5 चौके 20 और ये एक 0, तो 350 आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आसान क्वेश्चन था ये भी, समझने की बात है बस। ये देखो सिंप्लीफिकेशन से है, पहले इसे करेंगे बोडामा, तो 33 के 9 9 6 54 9 6 54 और ये 6 मल्टीपल और ये 3 6 36 प्लस में 3 कितना जाएगा 39, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आसान था। 2 पाइप एल और के एक साथ मिलकर किसी टैंक को 4 घंटे में भर देते हैं। पाइप के उसे अकेले 5 घंटे में भर देता है। पाइप एल अकेले इस टैंक को कितने घंटे में भर देगा। देखिए दोस्तों, एल और के हैं, किसी टैंक को 4 घंटे भरते हैं और के उसी टैंक को 5 घंटे में भरता है। एलसीएम कितना होगा 20, ये 5 आएगा, ये 4 आएगा। तो देखो एल और के 1 घंटे में 5 लीटर डाल रहे हैं और के अकेले 4 लीटर डाल रहा है, तो इसका मतलब एल जो 1 घंटे में 1 लीटर डाल रहा है, तो 20 लीटर पानी कितनी दिन में डालेगा 20 घंटे में दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ये टोटल वर्क होता है जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15% और 10% बढ़ाई गई। आयत के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिवृद्धि होगी। तो देखो इसमें इफेक्टिव परसेंट लगाएंगे, चौड़ाई बढ़ रही है ना आयत की, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है ना दोस्तों। बस इसी पे लगा देंगे। देखिए 15% बढ़ाई गई है और 10% भी बढ़ाई गई, तो 15 प्लस में 10 प्लस में 15 मल्टीपल में 10 बटे में 100, ये इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 आएगा और इसको करेंगे तो 25 हो गया दोस्तों, ये 25 हो गया। 25 और 1 26, 25 से 1 26.5, ये हमारा आ जाएगा परसेंटेज की वृद्धि होगी इसके क्षेत्रफल में दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाते हो क्या कह रहा है, हितेश एक काम को अकेले 24 दिनों में और जितेश उसी काम को अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ईशान की सहायता से वे इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ईशान काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए हितेश के लिए एच बनाते हैं। हितेश एक काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों 24 दिन में। ठीक है दोस्तों, और जितेश उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, और ईशान की सहायता से यानी कि हितेश प्लस में जितेश प्लस में ईशान की सहायता से वो पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं तो 10 दिन में। इन सबका एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 120। ठीक है, 24 को 120 से जब डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 5 आएगा। 30 को 120 से करेंगे तो 4 आएगा और इसको करेंगे तो 12 आएगा। देखिए दोस्तों टोटल यूनिट इतनी बनानी है 120। ठीक है, हितेश टोटल यूनिट 120 यूनिट 24 दिनों में बनाता है, तो एक दिन में 5 यूनिट बनाएगा। ठीक है, और जितेश जो है 30 दिनों में 120 यूनिट बनाता है, तो एक दिन में 4 यूनिट बनाएगा। उसी हिसाब से तीनों मिलकर के वो 120 यूनिट 10 दिन में बनाते हैं, तो एक दिन में 12 यूनिट बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसने पूछा है ईशान उस पूरे काम को अकेले कितने दिन में करेगा। देखिए जितेश का 5 आ गया, उसका 4 आ गया, दोनों मिलकर काम करते तो 9 बनाते, 5 4 9। ठीक है, और इसमें तीनों मिलकर के बना रहे हैं एक दिन में 12 यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो ई का कितना हो जाएगा 12 में से 9 गया, कितना बचा हमारे पास दोस्तों 3 यूनिट बचा ना। ईशान का कितना यूनिट बचा 3 यूनिट बचा। 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 यूनिट, यानी कि देखिए ईशान जो है एक दिन में 3 यूनिट बना रहा है। 120 यूनिट बनाने में, यही तो पूछा ना ईशान का कितने दिन में पूरा काम करेगा। ईशान जो है एक दिन में 3 यूनिट बना रहा है, तो 120 यूनिट कितने दिन में बनाए 120 बटे में 3 यानी कि 40 दिनों में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका दोस्तों ये मसन निकालना है, इजी है। देखिए मसन निकालने के लिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है 280, बस इसका ऐसे करके मसन निकाल दीजिए। ठीक है, और या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका गुणनखंड में इसका गुणनखंड कर लीजिए। कितने से आएगा 2 से 4 4, फिर 2 से करेंगे तो 22, फिर 2 से करेंगे तो 11। कितने गुणनखंड हो गए दोस्तों 88 के 2 मल्टीपल में 11। उसी हिसाब से 220 का भी कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए 220 का भी। 2 से करेंगे 1 1, फिर 2 से करेंगे तो 5 5, फिर 5 से करेंगे तो 11। अब नहीं जाएगा, तो 220 का जो होता है हमारा क्या हो गया 2 मल्टीपल में 5 मल्टीपल में 11। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखो ये भी 11 है, ये भी 11 है ना। तो इसमें HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो देखो 11 है ही। ठीक है, और 2 भी है, ये भी है। ठीक है, और फिर एक ये 2 है और एक अब है क्या कॉमन नहीं, तो 11 दूनी 11 यानी कि 11 दूनी 22, 22 दूनी 44।
तो उसका HCF कितना जाएगा दोस्तों 44। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। बेसिक से भी कर देंगे जैसे मैंने पहले बताया, वैसे भी कर दो आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, HCF निकालना दो संख्या होगा। चलिए जल्दी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रीजनिंग का आ गया। चलो कोई नहीं। साधना का मुंह उत्तर पूर्व किया, देखिए इधर उत्तर होता है, ये साउथ है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों। अब उसका मुंह कहाँ है दोस्तों, उसका मुंह उत्तर और पूर्व की तरफ, यानी इसका मतलब इस साइड है। ठीक है दोस्तों। वह दक्षिणीवर्त यानी क्लॉकवाइज, दक्षिणीवर्त का मतलब था क्लॉकवाइज, 45 डिग्री घूमती है। 45 डिग्री मतलब ये इधर घूमेगी, या मतलब इसका मुँह ये रहा यहाँ पे है वो। ठीक है। फिर वो वर्मावत यानी उल्टी दिशा, यानी इस डायरेक्शन में, घड़ी की इस डायरेक्शन में घूमेगी दोस्तों। ठीक है। देखो घड़ी की इस डायरेक्शन में घूमेगी, तो अभी क्या बोल रहा है 180 डिग्री, 180 डिग्री सीधा सीधा ऐसे घूमती है, मतलब वो ऐसे घूम रही है। ठीक है। तो अब उसका मुख की दिशा में, तो उसका दोस्तों वेस्ट की तरह यानी कि पश्चिम की तरफ, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इस वीडियो सेशन में दोस्तों सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए दोस्तों, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं ऐसी वीडियो में नेक्स्ट, तब तक के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।